दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुशाल वागले और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने सप्तक के बारे में, ठीक है, कि 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारे म्यूज़िक का। जो आज का टॉपिक है वो आता है हमारा थाट। थाट क्या होता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे थाट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से समझने की इसको कोशिश करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं कि थाट बोलते किसे हैं। तो थाट क्या होता है, डेफिनेशन कहती है कि सप्तक के 12 स्वरों में से देखो, मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि 7 कर्मानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक बोलते हैं। 7 मतलब यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, क्या चक्कर है। 7 को हम सप्तक बोलते हैं, लेकिन अब उनके दो प्रकार भी तो आ जाते हैं ना, जैसा हमने पिछली वीडियोस में डिस्कशन किया था, ठीक है ना। विकृत स्वर आ जाते हैं, ठीक है, फिर विकृत में कोमल और तीव्र स्वर आ जाते हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ पर 12 लिखा है, ठीक है। सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों के उस समुदाय को थाट कहते हैं जिससे राग उत्पन्न होते हैं। अब 7 जो स्वर होते हैं वो ऐसे क्रमानुसार होने चाहिए जिनसे किसी राग की उत्पत्ति हो सकती है, ठीक है। तो देखो, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे 12 स्वर हैं। सा, फिर कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, शुद्ध मा, तीव्र मा, फिर पा, फिर कोमल धा, फिर शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी, फिर तार सप्तक का सा। आपको पता ही होगा, जो लेटी रेखा होती है वो कोमल स्वरों को दर्शाती है, खड़ी रेखा होती है वो तीव्र स्वरों को दर्शाती है। हारमोनियम में भी सेम इसी तरह का क्रम रहता है, ठीक है। तो इनमें से हम 7 स्वरों को लेते हैं, 12 स्वर बन जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सा को ना कंसीडर करते हुए 12 स्वर बनेंगे नी तक। तो इनमें से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों का जो एक समुदाय बनता है, ठीक है, एक ग्रुप बनता है 7 स्वरों का, और जिससे एक राग उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे एक राग का जन्म हो सकता है, राग की उत्पत्ति हो सकती है, उसे हम थाट बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, अब मान लीजिए हमारे पास ABCDE, ठीक है, और ऐसे ही करके जो अल्फ़ाबेट होते हैं Z तक, ये हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं। अब इनसे हम इनफाइनाइट जो बोलते हैं, ठीक है, कुछ भी वर्ड बना सकते हैं। जैसे मेरा नाम, ठीक है, KUSHAL, ठीक है, कुशाल वागले। अब जो इन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके मैंने अपना नेम बनाया, ऐसे ही मैं कुछ भी वर्ड यहाँ पर बना सकता हूँ इन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके। तो यहाँ पर जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारा थाट का काम किया उन्होंने, ठीक है, और जो कुशाल वागले मेरा नाम है वो यहाँ पर राग का काम किया, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि अल्फ़ाबेट हैं हमारे पास, उनकी हेल्प से हम कुछ भी वर्ड्स बना सकते हैं। इसी तरह से कोई थाट होता है, कोई 7 स्वर होते हैं, क्रमानुसार स्वर होते हैं, उनकी हेल्प से हम कोई भी राग बना सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं थाट। क्या किसे बोलते हैं कि सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों के उस समुदाय को थाट कहते हैं जिससे राग उत्पन्न किया जा सकता हो, ठीक है। 7 स्वरों का समुदाय हो जिससे राग उत्पन्न हो सकता है, तो उसे हम थाट बोलते हैं। तो आई होप आपको ये जो थाट है वो समझ आया होगा। आगे हम इसके बात करते हैं इसके लक्षण, थाट के लक्षण क्या क्या होते हैं। थाट के लक्षण का मतलब है कि 7 स्वरों, अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि कर्मानुसार 7 स्वरों का समुदाय है ना। लक्षण का मतलब है कि 7 स्वरों किस हिसाब से होने चाहिए कि वो एक थाट बन सकें, उनको हम एक थाट बोल सकें, ठीक है। तो आइए जो फर्स्ट पॉइंट है हम इसका डिस्कशन करते हैं कि क्या कहता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि प्रत्येक थाट में, ठीक है, हर थाट में
अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 7 स्वर होने चाहिए। मतलब जो एक थाट होता है वो सिर्फ 7 स्वरों का ही होना चाहिए, उसमें ना तो 5 स्वर होने चाहिए ना 6 स्वर होने चाहिए, ठीक है। वह थाट जो होना चाहिए वो 7 स्वरों का होना चाहिए। मतलब जो स्वरों का समुदाय है वह 7 स्वरों का होना चाहिए, ठीक है। कोई टीम है तो उसमें 7 मेंबर्स ही होने चाहिए, तभी वो टीम कहलाएगी। ऐसे ही कोई थाट है, यदि उसमें 7 स्वर हैं तभी वह थाट कहलाएगा, ठीक है। इसका कारण यह है क्योंकि 7 स्वर इसलिए होने चाहिए क्योंकि अगर थाट 7 स्वर वाला नहीं होता तो किसी प्रकार उससे संपूर्ण रागों की उत्पत्ति नहीं मानी जाएगी, ठीक है। मतलब आता है यदि 7 स्वर होंगे ही नहीं, ठीक है, 5 स्वर होंगे थाट में या फिर 6 स्वर होंगे थाट में, तो हम 7 स्वरों वाला राग कैसे बना पाएंगे? नहीं बना सकते। यदि थाट में ही 7 स्वर नहीं होंगे तो 7 स्वरों वाला राग कैसे बना पाएंगे, ठीक है। तो तभी पॉइंट ये कहता है कि थाट में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर होने आवश्यक हैं, तभी वह थाट कहलाएगा, ठीक है। आइए दूसरे टॉपिक पर चर्चा करते हैं, दूसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि थाट संपूर्ण होने के साथ साथ उसके स्वर स्वाभाविक क्रम से होने चाहिए। मतलब क्या है कि संपूर्ण होने के साथ साथ, संपूर्ण मतलब कि 7 स्वर तो होने ही चाहिए किसी थाट में, जैसा हमने फर्स्ट पॉइंट में किया था कि 7 स्वर तो ज़रूरी हैं ही, बाकी उसके साथ साथ वह स्वाभाविक क्रम में होना चाहिए। मतलब जो थाट है वह किस क्रम में होना चाहिए? सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वर तो हैं ही लेकिन क्रमानुसार हैं। ये नहीं लिखा मैंने कि सा है फिर यहाँ रे को छोड़कर मैंने मा लिख दिया, यहाँ गा को छोड़कर धा लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्रमानुसार होना चाहिए। जैसे ABC लिखते हैं तो आप ये तो नहीं करते ना कि A लिख दिया फिर B छोड़ दिया, C छोड़ दिया, फिर D लिख दिया, फिर E लिख दिया, फिर K लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता ना। ABCDEFGH ऐसे क्रमानुसार लिखी जाती है। ऐसे ही थाट जो होता है 7 स्वरों वाला तो होना ही ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एक स्वाभाविक क्रम से भी उसके स्वर होने चाहिए, ठीक है। आरोह जो है आरोह क्रम में होने चाहिए, आरोही तो है ना ये सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। तो थाट संपूर्ण होने के साथ साथ उसके स्वर स्वाभाविक क्रम से भी होने चाहिए। तो ये हमारा था दूसरा पॉइंट। चलो आइए तीसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास कि किसी थाट में अवरोह का होना आवश्यक नहीं है बल्कि आरोह होना चाहिए। मतलब कोई थाट लेते हैं हम, उसमें आरोह अवरोह ज़रूरी नहीं है कि उसका हम अवरोह भी लिखें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था ना सा रे गा मा पा धा नी, तो मैंने ये तो नहीं लिखा ना कि नीचे इसका अवरोह लिख दिया नी धा पा मा गा रे सा, है ना। तो ज़रूरी नहीं है, आरोह से काम चल जाता है किसी थाट को पहचानने के लिए, ठीक है। आरोह देखकर ही पहचाना जा सकता है कि वह कौन सा थाट है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका अवरोह भी साथ में लिखा जाए। तो ये पॉइंट यही कहता है बस कि किसी थाट में अवरोह का होना आवश्यक नहीं है बल्कि आरोह होना चाहिए, क्योंकि थाट को पहचानने में आरोह का ही जो है महत्वपूर्ण हम पहचान सकते हैं, अच्छे से पहचान सकते हैं सिर्फ आरोह से, ठीक है। अवरोह इतना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि आरोह से ही हमें पता चल जाता है कि कौन सा थाट है। आइए फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या आता है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास कि जो थाट होता है वो गाया बजाया नहीं जाता, ठीक है। अतः उसमें आलाप तान वादी समाधि की आवश्यकता नहीं होती। ये जो वर्ड आए हैं आलाप तान वादी समाधि, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टॉपिक जो मेन समझने का आता है कि जो एक थाट होता है ना वो कभी भी ना तो गाया जा सकता है ना बजाया जा सकता है, उससे केवल एक राग की उत्पत्ति हो सकती है। जिस थाट से किसी राग की उत्पत्ति होती है वो राग ज़रूर गाया बजाया जा सकता है और गाने बजाने के लिए ही होता है, लेकिन किसी थाट को गाया बजाया नहीं जा सकता। अतः उसमें ना तो आलाप की ज़रूरत है, तान वगैरह की भी ज़रूरत है, उसके बाद ही समाधि स्वरों का ध्यान रखना कोई आवश्यक नहीं होता, क्योंकि जब उसे गाया बजाया नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ें भी आवश्यक नहीं होंगी। तो थाट को गाया बजाया नहीं जाता। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास, थाट में मधुरता आवश्यक नहीं है। मतलब
क्यों नहीं आवश्यक है? क्योंकि जब थाट को हम ना तो गा सकते हैं और ना ही बजा सकते हैं, ठीक है, फिर कहाँ से उसमें मधुरता की बात आ जाती है भाई? थाट में मधुरता आवश्यक नहीं होती, ठीक है। जैसे उसमें वादी संवादी आलाप तान की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार से उसमें मधुरता की भी आवश्यकता नहीं होती। थाट में केवल राग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। थाट से सिर्फ एक राग उत्पन्न हो सकता है, ना तो उसे ना तो गाया जा सकता है और ना बजाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से उसमें मधुरता की भी आवश्यकता नहीं होती। तो ये थे हमारे थाट के लक्षण 5, और बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक थाट, और उसकी हमने डेफिनेशन की थी। तो आइए अब करते हैं कि थाट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में थाट 10 प्रकार के माने गए हैं, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। तो आओ डिस्कस करते हैं कि थाट कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदुस्तानी पद्धति में, संगीत में 10 थाट माने गए हैं। जो विष्णु नारायण भातखंडे जी थे, उन्होंने थाट पद्धति को प्रचार में लाने की कल्पना की, और 10 थाट माने गए हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में, ठीक है। तो 10 थाट प्रचलन में हैं और ये माने गए हैं, जो राग सारे हैं इनसे उत्पन्न माने गए हैं, ठीक है। तो अब देखो, बिलावल जो है वो एक शुद्ध थाट माना गया है, ठीक है। उसमें कोई भी स्वर ना तो कोमल है ना ही तीव्र है, जैसा यहाँ पर देख सकते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। ये जो है शुद्ध स्वर सारे आते हैं। अच्छा, कल्याण की अगर हम बात करें तो कल्याण में सिर्फ तीव्र मा लगता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध आते हैं। सा रे गा फिर तीव्र मा पा धा नी, ठीक है। खमाज की बात करें तो खमाज में केवल कोमल नी ही हमारा जो है कोमल होता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध आते हैं। काफ़ी में अगर हम बात करें, काफ़ी में गा का कोमल आता है और नी कोमल आता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध। देखो, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं सिर्फ वो स्वर लिख रहा हूँ जो कोमल हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं। सा भी ऐसा ही आएगा, रे भी ऐसा ही आएगा, बस इसमें गा कोमल है काफ़ी में, फिर मा शुद्ध आता है, पा भी, धा भी शुद्ध होता है, ठीक है, और नी कोमल आ जाता है काफ़ी में। ऐसे ही अगर हम मारवा की बात करें तो मारवा थाट में रे कोमल आता है, ठीक है, और मा आता है तीव्र, बाकी सारे स्वर शुद्ध। भैरव में होता है रे कोमल, ठीक है, भैरव में रे कोमल और धा कोमल आता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध। भैरवी में चारों जो आते हैं, ये ऐसा थाट है जिसमें चारों कोमल स्वर लगते हैं। रे भी कोमल, गा कोमल, धा कोमल और नी कोमल, बाकी बचे हुए शुद्ध, ठीक है। रे गा धा नी 4 कोमल स्वर होते हैं ना, तो वो इस थाट में आते हैं भैरवी में। 5 नहीं कोमल होते, 5 तो विकृत होते हैं, 4 कोमल होते हैं, ठीक है। 5 विकृत होते हैं, जिनमें से 4 कोमल होते हैं, 1 तीव्र आता है माँ, ठीक है। इसलिए चारों के 4 कोमल स्वर भैरवी थाट में आते हैं। अगला थाट आता है पूर्वी। पूर्वी में रे कोमल आता है, ठीक है, माँ तीव्र आता है और धा कोमल आता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध आते हैं। जब आप ये लिखेंगे ना तो आप इस प्रकार से ना लिखें, ठीक है। जैसे मैंने ये शुरू की लाइन लिखी थी, सारे गा मा पा धा नी, तो दूसरी भी ऐसे ही प्रॉपर लिखें, बस उसमें माँ तीव्र कर देना। खमाज है, खमाज में भी प्रॉपर सारे गा मा पा धा नी लिखें और नी को कोमल कर देना। ऐसे ही काफ़ी में गा और नी को कोमल करके ये सारे स्वर, सारे गा कोमल, मा पा धा सारे लिख के बस गा और नी को कोमल कर देना। ऐसे ही सारे उसमें जो थाट हैं उसमें लिखना है आपने। तोड़ी में आ जाता है हमारा रे कोमल, गा कोमल, ठीक है, माँ तीव्र आ जाता है और धा कोमल आ जाता है तोड़ी में, ठीक है। आसावरी में हमारा गा कोमल आता है, ठीक है, धा कोमल आता है और नी कोमल आता है, ठीक है। तो ये हमारे हैं 10 थाट, बिलावल, कल्याण, खमाज, काफ़ी, मारवा, भैरव, भैरवी, पूर्वी, तोड़ी, आसावरी। तो आपको ये याद करने हैं, ठीक है। पेपर में आ सकता है कि काफ़ी थाट जो है हमें लिख के बताएं या भैरवी थाट लिख के बताएं। एक बीच में से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि किस थाट में चारों स्वर कोमल होते हैं, तो भैरवी में होते हैं। किस थाट में सिर्फ माँ, ये भी आ सकता है कि किस थाट में केवल तीव्र स्वर होता है। केवल तीव्र तो सिर्फ माँ ही होता है, और माँ किस में है, कल्याण में। तो बीच बीच से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इनको अच्छे से लिखें, अच्छे से नोट्स बनाएं और अच्छी प्रैक्टिस करें, अच्छा सीखें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक थाट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे म्यूज़िक सब्जेक्ट का।
जिससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और ऐसे ही अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।